हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे अपने सेकेंड यूनिट के टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, सेकेंड यूनिट आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 1 वाली। ठीक है, जिसके अंदर बेटा आपके जो टॉपिक्स रह गए थे वो अब हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्सेस है। तो अगर सूडो फोर्सेस नहीं होता, यहाँ पे कवर अप नहीं होता, तो वो हम कल करेंगे। अगर टाइम बच जाता है तो हम आज ही कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअली जो स्टोरेज है वर्षा इसके अंदर वो 30 मिनट्स तक की ही कर पा रहा है ये। तो आपने जैसे बोला कि मैम 1 आवर या इतने की कर दो, तो वो नहीं कर पा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसे एक्स्ट्रा टाइम की नहीं दे सकती। मैक्सिमम इसके अंदर जो जा रहा है वो 32 मिनट्स की ही वीडियो हो सकती है मेरे फ़ोन से ना। ठीक है, तो इसीलिए मैं इतना ही कर पा रही हूँ इसके अंदर। तो आप इसी के अंदर देखते हैं कि कितने कवर अप हो सकते हैं, तो फास्टली करेंगे। ठीक है, आप समझने की भी कोशिश करना ताकि इजी भी रहे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। राइट, तो इसके अंदर एक्चुअली आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्सेस, ये टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे आपकी बुक में, जो आपने आचान की बुक ली हुई है। ठीक है, तो जो मैं नोट्स बनवा रही हूँ बेटा उसमें से कर लेना, क्योंकि ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको कहीं पे भी सर्च करने से नहीं मिलेंगे। तो अच्छा यही होगा कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इजी वे में आपको करवाया जा रहा है, क्योंकि आप जहाँ से करोगे वो आपको फिर टिपिकल लगेगा और समझ भी नहीं आएगा कि लिखना क्या है। ठीक है, तो जितना मैं करवा रही हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग करिएगा इसके अंदर। देखो, अब आप हेडिंग डाल लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज के टॉपिक की हेडिंग है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ, जिससे ना आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहना किसको चाह रहा है। ठीक है, आपने बेटा सेकंड क्लास से या थर्ड क्लास से आपने ग्राफ पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे ना। ठीक है, तो उस ग्राफ के अंदर अगर मैं इस एक्सिस को, जैसे आप जो ग्राफ लेके चलते हो वो तो 2 डायमेंशन में होता है। ग्राफ किस में होता है? 2 डायमेंशन। क्यों? क्योंकि वो ऐसे होता है, यानी कि एक प्लेन है। प्लेन के अंदर तो मैं एक ये एक्सिस दिखा सकती हूँ, एक ये एक्सिस दिखा सकती हूँ। तो ये वाली एक्सिस तो कौन सी होगी? आपकी एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई? आपकी वाई एक्सिस हो गई। इसका मतलब किसी भी प्लेन के अंदर मैं 2 एक्सिस दिखा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं एक क्रिस्टल या फिर कोई भी चीज़ लेके चलती हूँ, सिंपल और फ्री स्पेस में दे दूँ, तो मेरे पास एक्स भी कोऑर्डिनेट आता है, वाई भी आता है और जेड की डायरेक्शन भी आती है। जैसा अपना रूम है, रूम का एक कॉर्नर पकड़ लो, एक कॉर्नर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये और ये तीनों डायरेक्शंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो आप वहाँ क्या कर सकते हो, किसी भी एक पार्टिकल की पोजीशन, सपोज मैंने ये ले लिया। ठीक है, आप सबको पता है अगर यहाँ पे 1 था तो इसका मतलब सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर क्या है, एक्स एक्स की वैल्यू है, वाई एंड जेड यहाँ पे क्या है, 0 है। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट को आप लिखेंगे 1 0 0 की फॉर्म में। करेक्ट है ना? अगर मैं यहाँ पे इसका ये कोऑर्डिनेट देती, ठीक है, और यहाँ ये नहीं होता, तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा है बेटा? 0 1 एंड 0 का है। अगर यहाँ देती और ये 1 था तो ये कोऑर्डिनेट 0 0 और 1 का कोऑर्डिनेट होता। सबको समझ में आ रही है ना ये चीज़? तो इसका मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो कि ये पूरा का पूरा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, सिस्टम है, उसके अंदर आप उसकी पोजीशन को बता पा रहे हो। आप एक पार्टिकल जो यहाँ पे रखा हुआ था उसकी पोजीशन को बता पा रहे हो। ठीक है, पोजीशन को बता पाते हैं, या फिर अगर वो मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी के साथ तो कितनी वेलोसिटी के साथ, अगर वो पार्टिकल है उसका मास है, वो उसकी वेलोसिटी भी आ रही है, तो आप उसका मोमेंटम भी बता पा रहे हो। यानी आप तो सारी चीज़ें उसकी फाइंड आउट करना चाह रहे हो। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा आप सिस्टम लेके चल रहे हो जिससे आप किसी चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हो, उसकी पोजीशन, उसका मोशन, उसका मोमेंटम, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हो। तो उस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। उस सिस्टम को ही क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, कि वो कितना, कहाँ पे, कैसा, क्या चीज़ें शो कर रहा है, तो वो इस चीज़ के बारे में, जो सिस्टम जिसके बारे में हम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। सिस्टम of coordinate
axis which defines the position of a particle in two or three dimensional space is called a frame of reference। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो अगर आप देना चाहो तो इसी का ही दे दो भाई, अपना ऐसे ऐसे करके हम बना पाते हैं। ठीक है, तो अगर ये है तो अगर मैं एक यहाँ पे पार्टिकल मान लेती, सपोज यहाँ मान रही हूँ, तो ये तो एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में दे के चल रहा है और मैंने इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया आर वेक्टर, तो आर वेक्टर को एक्स वाई जेड तीनों में मैं रिजॉल्व करके दिखा सकती हूँ। तो आप उसकी फॉर्म में इसको बताइएगा, तो क्या लिखोगे? द simplest frame of reference is the Cartesian system of coordinates in which position of the particle is specified by its three coordinates x, y, z along the three perpendicular axes। ठीक है, आप सबको तो पता ही है एक्स वाई जेड क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से उसको बोल रहे हो तो मैं क्या कर देती हूँ, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देती हूँ ऐसे। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड हो गया। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से एक्स वाई जेड की ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया पी पॉइंट के ऊपर, तो ये एक्स वाई जेड तीनों के कोऑर्डिनेट शो कर रहा है और इसको मैंने आर वेक्टर से डिनोट किया है। तो बेटा आर वेक्टर यहाँ पे किसके इक्वल हो गया, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड तीनों का दिखाएगा। तो तीनों की डायरेक्शन भी तो दिखानी पड़ेगी ना। एक्स एक्सिस किसके अलोंग होता है, आई के अलोंग, और वाई किसके अलोंग होता है, जे के अलोंग, और के किस जेड किसके अलोंग होता है, के अलोंग। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्स वाई जेड को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे इससे पहले लिख लेना कि इफ आर वेक्टर बी द position vector of a point P relative to the origin O of a Cartesian frame of reference and x, y, z be its coordinates, then position vector can be represented as this। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हो। अब हमें इसके अंदर इसकी जनरल फॉर्म भी बतानी है। ठीक है, कि ये कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल फॉर्म में ले लो या किसी भी उसमें, वो भी लिख लीजिए यहाँ पे कि इन जनरल इट इज़ ए framework that is used for the observation and mathematical description of physical
phenomenon and the formulation of physical laws, usually consisting of an observer, a coordinate system, and a clock or clocks, assigning time set positions with respect to the coordinate system। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली ये क्या बताना चाह रहा है, अपना जो फिज़िक्स लॉ के फॉर्मुलेशन वगैरह है उनको बताना चाह रहा है। ठीक है, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो ये चीज़ें बताना चाह रहा है उसके अंदर हम कोई भी ऑब्जर्वर, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसकी क्लॉक के असाइनिंग टाइम्स वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक्चुअली में ये जो आपके पास आता है बेटा, ये टॉपिक जो है वो आपका वैसे सेकंड सेम में आना चाहिए था, जहाँ पे उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक को डाला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो मेन आपका है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक का है, जो कि सेकंड पेपर का है, लेकिन वहाँ से इन्होंने इसको हटा दिया। इसका मतलब आपको ये वहाँ नहीं पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और अब क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बेसिक के अंदर भी नहीं डाला हुआ था, ठीक है, तो बुक वाले ने बिल्कुल छोटा छोटा दिया हुआ है जो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए। और वहाँ से आप अगर करते भी हो तो आपको वो अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हमें लिख के आना है वो सारी चीज़ प्रॉपर वे से ये लिख के आनी है। इसीलिए आपको क्या करना है, यही नोट डाउन करना है, क्योंकि वहाँ से करोगे तो सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होगी फिर। ठीक है, तो अगर मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को लिखो, तभी फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, क्योंकि आगे फिर मैं इसी चीज़ का यूज़ करूँगी, फिर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। तो इसीलिए आप इस चीज़ को करो। अब इसके अंदर क्या करते हैं, अब अपने पास है वैसे टॉपिक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आपको इनर्शियल भी तो पता होना चाहिए। अब इन्होंने क्या काम किया कि इनर्शियल को हटा दिया। ठीक है, इनर्शियल को हटा दिया, तो जब तक बच्चे को इनर्शियल ही नहीं पता होगा नॉन इनर्शियल कैसे करेगा, है ना। तो आप जस्ट एक डेफिनेशन लिखोगे नॉन इनर्शियल की, वो इनर्शियल की। ठीक है, नॉन इनर्शियल अपने टॉपिक में इसीलिए उसको लेंथी करेंगे, और इनर्शियल क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, इसीलिए कुछ तो लिखना पड़ेगा उसके बारे में भी, है ना, तभी तो समझ में आएगा हमें। तो इनर्शियल देखो, अब ये जो आपने फ्रेम लिया है, ठीक है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक के अंदर आता है बेटा। ठीक है, जहाँ पे हमारी जो, क्योंकि जो भी चीज़ हम मूव करवाते हैं वो पर्टिकुलर किसी वेलोसिटी के साथ कराते हैं। आप हमेशा ये कहते हो ना कि हमने इसकी v वेलोसिटी से मूव करवा दिया। ठीक है, और कभी कभी आप क्या करते हो, c को स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं, तो अगर वेलोसिटी बोल ही रहे हैं तो ये स्पीड ऑफ लाइट भी तो वो थी अपनी, कोई भी तो स्पीड ही है, तो आप ये क्यों नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो ये कहता है कि कोई भी चीज़ हमारी c के कंपैरिजन में नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई कोई वेलोसिटी हमारी क्या हो जाए, कंपैरेबल टू c हो जाए, यानी स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मानते हैं, एक हमारे पास रेफरेंस, एक क्या मानते हैं, ये वाला फ्रेम मानते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो गया कि इसके पार्टिकल हम दूसरे फ्रेम में लेके चलते हैं, इसके किसी दूसरे में लेके चलते हैं। सपोज ये XYZ कोऑर्डिनेट के सिस्टम है, और t हमारे पास टाइम का, और ये कितना हो गया, x डैश y डैश z डैश एंड t डैश टाइम का फ्रेम हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को, क्योंकि ये मूव कर रहा है, इसके मूव करने की वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या ये बंदा रेस्ट में है और यहाँ के पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इसको ये कैसे लग रहे हैं। एग्जाम्पल लेने के तौर पे देखो, आप स्टेशन के ऊपर खड़े हो, यहाँ ये मेरी ट्रेन है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो अगर मैं यहाँ से चल रही हूँ, ठीक है, अगर मैं ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो ट्रेन चल रही है, तो इस पार्टिकल जो यहाँ पे बंदा था स्टेशन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्योंकि आप उससे आगे
निकल गए तो इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में तो आप मूव कर गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ट्रेन में बैठे हो, अपनी ही सीट के ऊपर बैठे हो, तो आप तो मूव नहीं कर रहे, तो आपके रिस्पेक्ट में ये ट्रेन क्या हो गई, रेस्ट में हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हमें क्या बताएगा, इनके फ्रेम्स बताएगा कि ये इसके रिस्पेक्ट में कैसा है और ये खुद के रिस्पेक्ट में कैसा और इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा। अब इसको ये लगेगा ये बंदा हट गया यहाँ से, ये आगे इधर चला गया, इसको लगेगा ये इधर चला गया, ठीक है। तो ये ही क्या बताता है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी क्या है, फ्रेम्स है। क्या है, फ्रेम्स है। ये इसकी पोजीशन है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये यहाँ खड़ा था, तो कितने यहाँ से प्लेटफॉर्म स्टार्ट है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये कितना आगे चला गया, ट्रेन कितने से मूव कर रही है, उतने से ही इसने वेलोसिटी से यहाँ से डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी होती है। तो ये कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें आपको करनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ के जो रूल्स अपने सारे के सारे होते हैं, डिस्टेंस वाले, हाइट वाले, जो भी आपके वेलोसिटी वाले, सारे इसके अंदर यूज़ करेंगे। कौन कौन से न्यूटन्स लॉ थे आपके, जो सारे के सारे आपके हैं न्यूटन्स लॉ वो, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस मी यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 2a, ये सारे वैल्यूज़, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। ये सारे हो गए। और न्यूटन्स के ओनली सिंपल वाले कौन से होते हैं, f इज इक्वल टू आपका dp/dt के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर किसी भी उस पर फोर्स नहीं लगा रहे तो वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो न्यूटन्स लॉ सारे थे आपके, जिस फ्रेम के अंदर अच्छे से आपके होल्ड हो जाए उन सबको क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम, और जहाँ नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब क्लियर हुआ, ठीक है। इनर्शियल क्या है एंड नॉन इनर्शियल क्या है। तो सबसे पहले इनर्शियल की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के अंदर दोनों ही पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम आप लिख लीजिए। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, those reference frame in which Newton's laws are valid, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम, इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। और इसके अंदर जो वेलोसिटी होती हैं वो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है। एंड दे आर कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रेम्स, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के उसमें चल रहा है, ठीक है। तो जैसे आपका रॉकेट है, ठीक है, आप रॉकेट लेके जा रहे हो तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है ना। तो आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, रॉकेट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो हमने इसका बता दिया। अब हमें मेन क्या करना है, हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। उसको अपन लेंथी करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो कौन से हो गए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा, जहाँ पे न्यूटन्स लॉ आपके अच्छे से होल्ड ना हो उनको ही हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड ना हो उनको ही नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे, दे आर दोज रेफरेंस फ्रेम्स इन विच Newton's laws are not valid। और ये हमारे कैसे थे, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम थे, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी हमारी चेंज होगी तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम होंगे, क्योंकि ये हम कहते हैं ना ये यहीं पे कोऑर्डिनेट है, ये मूव कर रहा है। तो एक तो रेस्ट में था, एक मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका, मूव कर रहा है तो एक्सेलरेटेड वो हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, दे आर एक्सेलरेटिंग
फ्रेम्स, ठीक है। और इन्हीं को ही क्या बोलते हैं हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो सच एन एक्सेलरेटिंग frame of reference is called नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। क्योंकि अगर ये मूव कर रहा है तो इसके ऊपर लॉ ऑफ इनर्शिया जो आपके हैं वो भी हमारा होल्ड नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी वो हमारे पास मूव करता दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम because the law of inertia doesn't hold in it, that is its velocity is not constant, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड बार बार कभी अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है, कभी इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो सो इट इज़ आइदर चेंजिंग इट्स स्पीड अप changing its speed by speeding up or slowing down, or it is changing its direction by traveling in a curved path, और इट इज़, या तो मतलब वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है या डायरेक्शन को चेंज कर रहा है या दोनों को ही चेंज कर रहा हो, ठीक है। तब भी हम उसके अंदर चेंज, क्योंकि वेलोसिटी क्या बताता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही हमारे पास आते। वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डायरेक्ट पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पर वो, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड दोनों ही इफेक्ट डाल रहे होंगे, ठीक है। तो इट इज इन बोथ changing its speed and changing its डायरेक्शन, ठीक है। ये किसकी वजह से आते हैं, फिक्टिशियस फोर्सेस की वजह से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस fictitious forces arises, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ले सकते हो, कैसे, कोई पर्टिकुलर रोटेटिंग फ्रेम है या आप एलिवेटर पे जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल एलिवेटर या फिर rotating frames or any accelerating frame एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे दूँ जिससे आप अच्छे से इसको समझ सको, ठीक है। देखो, कोई एक कार है, ठीक है, उसके अंदर हम बैठे हैं, जैसे हमने एकदम कार के ब्रेक अप्लाई कर दिए, ठीक है, तो हमें क्या होता है, हम एकदम से आगे की तरफ करते हैं, ठीक है। तो
हाँ, एक्चुअली में क्या होता है कि हमें कोई आगे की फोर्स नहीं करता, हम अच्छे से बैठे हुए थे, ठीक है। तो कार तो एकदम से कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेट हो रही है वो, ठीक है, उसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, जो स्पीड है वो अपनी चेंज हो रही है और हमें एक फोर्स कैसा आगे की तरफ धकेलता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब ये एक्सेलरेटिंग हो गया एकदम से। तो ये कैसा है आपका, क्योंकि हमने कहा था कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम होएगा, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसके अंदर भी क्या है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस पोजीशन के ऊपर भी, कि एकदम से ब्रेक लगाते हैं हम, फॉरवर्ड उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसे होगी, जब चलती है बस तो एकदम से हम पीछे होते हैं, लेकिन हम तो रेस्ट में थे भाई, हम रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहने चाहिए थे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ द न्यूटन लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो कहता है, जब तक कोई हम एक्सटर्नल उसमें अपने ऊपर फोर्स ना लगाएं, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होगा। चल जो भी लगा वो तो कार पे लगा, हमारे ऊपर तो कुछ नहीं लगा, तो हम तो वैसे के वैसे रहने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हम आगे की तरफ धक्का लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम आएगा, ठीक है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि इफ़ वी आर इन ए कार when the brakes are abruptly applied, then we will feel pushed toward the front of the car. However, there is really no force pushing us forward, ठीक है। The car, since it is slowing down, is an accelerating or non-inertial frame of reference. So here the law of inertia no longer holds in this non-inertial frame to judge our motion, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए बता दिया हमने, इसके लिए बता दिया, ठीक है। और जो हमने ये फिक्टियस फोर्स कहा है बेटा, यही हमारा क्या है, सूडो फोर्स भी होता है। ये जो फिक्टियस फोर्स हमने बोला है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सूडो फोर्स है, ये एक इमेजनरी फोर्स होता है, जो कि अपना किसके अंदर आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में फिर कल करेंगे, ठीक है, इसके बारे में कल करेंगे, सूडो फोर्स के बारे में। आप यहाँ तक अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू।